नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टी विशेष नहीं, हमारी एक विचारधारा है कि हमारे लिए देश प्रथम है। बहुत सारे आरोप भी हम युवाओं पे लगते हैं, मतलब कि 6 इंच की स्क्रीन ले ली, दाढ़ी ले लिया, अच्छे-अच्छे बाल कटवा लिए, अच्छे कपड़े पहन लिए, तो हम आपके अपने जो आप कॉलेज टाइम पे जो आपने फेस की हो कोई ऐसी समस्या? लेकिन मैं अपने भाइयों से ही कहना चाहूँगा कि पहले हम ये तो पता कर लें कि हम कर क्या सकते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे भाइयों में ये आती है कि कुछ लोगों का तो नाम ले ही सकता हूँ, जैसे कि आप भी देखते हो, कभी सोचते हो कि डॉली चाय वाला हाँ। महज चाय बेचता है और चाय की धार में ज़बान लगाता है, लेकिन लोग देख रहे हैं वो कितना आगे बढ़ गया है। वो उनको देखना नहीं चाह रहे। वो केवल जैसे मैंने देखा, मैंने आपको बताया, आपने उनको बताया, आपने उनको बताया, तो करते-करते चीज़ वायरल हो जा रही है। और मेरे भैया हैं, वो अभी पटना रहते हैं, तो मुझसे बहुत पहले एक बात बोलते थे कि देखो सुधांशु, कोई लड़की, कोई चेहरा कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो आपकी माँ से खूबसूरत नहीं हो सकता और आपके लक्ष्य से खूबसूरत नहीं हो सकता है। नमस्कार अनफिल्टर देसी टॉक की जनता, मैं हूं प्रभजीत सिंह और स्वागत है आपका हमारे आज के एपिसोड में। जैसा कि आपने बाकी के एपिसोड देखे कि हम लोग राजनेताओं से मिलते मिलते, किसान यूनियन के नेताओं से मिलते मिलते आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हमारी टीम का मन किया कि आज एक कलाकार से मिला जाए। तो उस कलाकार की खोज में हमारी टीम बाराबंकी के कवि कलाकार से मिलने आई, सूर्यांशु शर्मा जी के साथ। नमस्कार सूर्यांशु जी। नमस्कार बेटा। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे, अनफिल्टर देसी टॉक पे। जैसा कि जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो हमें पता चला कि आप कविता वगैरह पढ़ते हैं और वीर रस की कविताएं आप पढ़ते हैं। कुछ संगठन वंगठन में भी आप जुड़े हुए हैं, क्या है वो संगठन, पहले तो उसका परिचय दीजिए आप। अभी मैं विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रेरित रहा, आरएसएस, और विद्यार्थी परिषद में काम करना हुआ। अभी पढ़ाई को लेकर के संगठन का कोई दायित्व तो नहीं है, लेकिन अपनी 5-7 सालों से उधर काम करना हुआ। तो ये है कि काम करने वाला जो हमारा विद्यार्थी है वो किस प्रकार राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े, इसलिए विद्यार्थी परिषद संगठन है और देश और समाज के लिए, विद्यार्थियों के हितों के लिए काम कर रहा है। बस उसी में जुड़ के काम करना हो रहा है। अच्छा, जो ये आपका संगठन है, क्या ये किसी पार्टी विशेष के साथ जुड़ा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टी विशेष नहीं, हमारी एक विचारधारा है कि हमारे लिए देश प्रथम है और विद्यार्थी किस प्रकार राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े, मतलब हमारा एक तिरंगा है, हमारा वंदे मातरम, हमारा राष्ट्रगान है, उसके समर्थन में जो है हम उसके समर्थन में, और अगर उसका कोई विरोधी है तो हम उसके विरोधी हैं फिर, क्योंकि वो हमारे देश से बढ़कर कोई नहीं हो सकता है। हमारे लिए हमारा देश पहले। नहीं, बहुत अच्छी विचारधारा है। मतलब आप जो है युवाओं के बीच में देशभक्ति जगाते हैं, उसको उनको देश से मतलब और जोड़ते हैं, उनका देश प्रेम बढ़ाते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमारे देश में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो देश का गद्दार बनना पसंद करेगा, भाई देश के विरुद्ध जाना पसंद, आप इसी देश में रह के देश के विरुद्ध जाना पसंद करेगा। लेकिन हाँ, उसको देश के लिए जागरूक करना एक अच्छी बात है। कोई एक वैसे, हाँ, कवि आप कविता पढ़ते हैं, कोई एक ऐसी कविता जो बहुत ही आपकी फेमस हुई, कहीं किसी मंच पे आपने बोली हो? हाँ, अभी रिसेंटली एक कविता मैंने लिखी जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर। इसके बाद भी ये घटनाएं चली आ रही हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने जैसी पहली बात बोला कि इस देश में ऐसे कोई क्या हो सकता है जो इस देश का विरोधी हो, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपने देखा होगा विद्यार्थी जीवन से, जब मैं बहुत छोटा था तब 2012 में एक जेएनयू में नारा गूंजा कि हर घर से अफजल निकलेगा, तुम कितने अफजल मारोगे, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। तो ये बहुत शर्मनाक घटनाएं हैं। इनसे थोड़ा सा मन बहुत दुखी हुआ, तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी। मैंने लिखा कि घात प्रतिदिन भारती की भव्यता पर हो रहे हैं, थोड़ा सा जागरूक होने की आवश्यकता है। और क्या करना है हमें? घात प्रतिदिन भारती की भव्यता पर हो रहे हैं, कृष्ण प्रतिक्षण सनातन की सत्यता पर हो रहे हैं, शांति के सारे कबूतर गिद्ध मिलकर खा रहे हैं और जयचंदों के कंधे चढ़ के गोरी आ रहे हैं। लग रहा है भारती पर फिर नया संकट पड़ा है, लग रहा है भारती पर फिर नया संकट पड़ा है, काल उसका आ गया है जो कभी हमसे लड़ा है। अब विसंगति के कुठाराघात से बचना पड़ेगा, हम सभी को साथ मिलकर व्यूह रचना पड़ेगा। धर्म कोई भी मनुष्यता से बड़ा होता नहीं है, और ये बात हम ही केवल कह सकते हैं, सनातन धर्म ही कह सकता है ये बात, कि धर्म कोई भी मनुष्यता से बड़ा होता नहीं है। धर्म का पालक कोई विषबेल को बोता नहीं है। हरे केसरिया रंगों से देश में अलगाव ना हो, धर्म जितने भी हैं सब में शांति व सद्भाव ना हो। एक तिरंगे के तले एक राष्ट्र का ही गान होगा, पाक से नापाक का भारत में क्यों सम्मान होगा। जो कोई जयचंद बनकर भारती से छल करेगा, देश में रहकर के जो इस देश को निर्बल करेगा,
कसम माता भारती की अब उचित उपचार होगा, क्योंकि जवाब अगर हम नहीं देंगे तो बहुत देर हो जाएगी। कसम माता भारती की अब उचित उपचार होगा और वही भारत में रहेगा जिसको इससे प्यार होगा। बहुत 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 बढ़िया कविता आपकी। और फिलहाल मेरे तो रोए खड़े कविता सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा। आवश्यकता है विचारों की, नहीं। क्योंकि ये इस जो समय वर्तमान का चल रहा है कि बहुत सारे आरोप भी हम युवाओं पे लगते हैं, मतलब कि 6 इंच की स्क्रीन ले ली, गाड़ी ले लिया, अच्छे अच्छे बाल कटवा लिए, अच्छे कपड़े पहन लिए, तो हम देश की विचारधारा से दूर हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जैसे युवा हैं, बहुत सारे लोग हैं जो समाज में जागरूकता करने का काम कर रहे हैं। जैसे आप ही इतनी दूर चल के आए, तो कहीं ना कहीं आपका भी काम है कि हम युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ें। स्क्रीन का काम केवल रील देखकर किसी लड़की के पीछे नाचना ना हो, कोई ऐसा गाना देखना ना हो, उलाला उलाला ही करना ना हो। आपका काम अगर अपने पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है, तो हमारा भी काम यह है कि हम अपनी विचारों से, अपनी कविताओं से लोगों को जागरूक करें। ये बहुत बहुत अच्छी विचारधारा है आपकी। अच्छा, आप एक युवा हैं और मैं भी एक युवा हूँ। युवा होने के नाते देश में तमाम समस्याएं हैं, युवाओं के लिए काफी समस्याएं हैं। हाँ बिल्कुल है। महज मैं कहूँ तो सबसे प्रमुख समस्या जो युवा यही कहता है कि भाई रोजगार नहीं, रोजगार का अभाव है। मतलब रोजगार तो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हाँ सही बात है। ठीक है। और दूसरी तरफ युवाओं के लिए दिक्कत है कि एक अच्छी शिक्षा उनको नहीं मिल पा रही। एजुकेशन सिस्टम पे काफी लांछन लगते चले आ रहे हैं। हाँ। पुराने समय से लगते चले आ रहे हैं। ये बेशक सही है। ठीक है कि एजुकेशन सिस्टम ये जो इतना खराब हो चुका है, हमारा पेपर भी लीक हो जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई कि किन चीजों का वर्णन करूं मैं यहाँ पे लाके। सही बात। ठीक है, अगर सभी समस्याओं को मैं विलेट करूंगा तो भैया समय नहीं। ठीक है, सही बात है। हाँ, तो काफी समस्याएं भी हैं आपके अपने, जो आप कॉलेज टाइम पे जो आपने फेस की हो कोई ऐसी समस्या? देखिए समस्याएं तो मैं जैसे कि इंटर कॉलेज तक एक गांव के मिडिल क्लास स्कूल में पढ़ा, इंटर कॉलेज तक। उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय का मैं छात्र रहा, वहां से मैंने डिप्लोमा एक पूरा किया। तो देखिए समस्याएं तो बहुत सारी आती हैं। जैसे रोजगार की बात करूं तो मैंने कभी भी किसी नौकरी के लिए सोचा ही नहीं, मतलब इतनी बड़ी उम्र में। लेकिन मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो नौकरी कर रहे हैं, मेरे साथ मेरे भाई रहते हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। मेरे भाई एलन इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं पटना में। तो जैसे कि हम सब बहुत सामान्य परिवार से निकल के आए, मतलब ऐसा स्थिति रही कि कमाना है तभी घर चलेगा। उस परिवार से निकलने के बाद जब हम लोग बाहर आते हैं तो मन में आता है कि रोजगार करना है। लेकिन मैं अपने भाइयों से ही कहना चाहूंगा कि पहले हम ये तो पता कर ले कि हम कर क्या सकते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे भाइयों में ये आती है कि मतलब घर से ये कहा गया कि तुमको नीट करके डॉक्टर बनना है, जेई करके इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमें क्या करना है। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे साथ। पिताजी ने कह दिया, माताजी ने कह दिया, दीदी ने कह दिया, रिश्तेदार ने कह दिया, या कहीं कोई धक्का लगा तो ये करने का मना है, ये कर लिया। नहीं, जहां तक कि मैं सोच पा रहा हूँ, जैसे कि मैं कक्षा 12 पढ़ने के बाद विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, उसके बाद राष्ट्रवादी विचारधारा मन के लिए तो मैं कविताएं लिखने लगा। अब मुझे लगता है कि मैं लोगों के सामने अच्छे से बोल करके 10 लोगों को जागरूक कर सकता हूँ। तो मैंने इसी को अपना धंधा बना लिया है, मतलब व्यवसाय बना लिया है। मुझे महीने में 4-5 कार्यक्रम मिलते हैं, मैं कविताएं पढ़कर अपना जीवन चला पा रहा हूँ और धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ किस प्रकार इससे अपना जीवन बना पाऊं मैं। उसके लिए बहुत सारे माध्यम में काम कर रहा हूँ। देखिए समस्याएं हर एक सरकार में रही हैं और सरकारें कहीं ना कहीं पर मजबूर भी हैं। अब मैं ये कहूं कि भाजपा पेपर लीक करवा दे रही है, ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि सरकारें पेपर लीक नहीं करवाती हैं। कोई ना कोई माध्यम है जो गलत तरीके से उनमें जुड़ा है, संलिप्त है, और उनको हमें अच्छा करना है। और एक इसी बात के साथ मैं एक बात और जोड़ूंगा कि जो जितनी भी समस्याएं हैं, इनकी मूल में कहीं ना कहीं देश की राजनीति है। और राजनीति है तो राजनीति में अच्छे लोग नहीं, इसका मतलब बिल्कुल अच्छे लोग नहीं है। तो राजनीति में अच्छे लोग कैसे आएंगे? आप आईएएस बन जाएंगे, आप डॉक्टर बन जाएंगे, आप इंजीनियर बन जाएंगे, तब तक तो आप राजनीति तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको रहना उसके झंडे के नीचे ही है। तो मैं कहना चाहूंगा कि देखो, पहली बात तो आप ये विचार करो कि आपको करना क्या है। जैसे मुझे कविताएं पढ़ना है, आपको पॉडकास्ट शूट करना है, तो आप कहीं ना कहीं कर तो अपने मन का है ना। अभी तो आपको पैसा नहीं मिल रहा, ना मुझे पैसा मिल रहा, लेकिन हम अपनी स्किल पे काम कर रहे हैं। तो आप पहले ये तय कर लो कि आप क्या करने के लिए बने हो। आप थोड़ा समय दोगे पता चल जाएगा। और आप केवल ये बैठ जाओ, आप घर में बैठ जाओ, गाली दो कि भाजपा ने ये कर दिया, सपा ने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया, वो क्यों ऐसा कर देंगे भाई? हम आप जागरूक नहीं, हमने आपने प्रश्न करना बंद कर दिया है। तो जब हम आप ईमानदारी से प्रश्न करेंगे और अपनी चीजों पर काम करेंगे, एक उदाहरण में देकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। कुमार विश्वास जी जब उन्होंने यात्रा शुरू करी होगी, मुझे बहुत ज्यादा उनके बारे में नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि जब उन्होंने यात्रा शुरू करी होगी तो किसी को नहीं पता रहा होगा कि वो इतने बड़े कवि बन जाएंगे, इतने बड़े युग वक्ता बन जाएंगे। आज पूरे देश में कुमार जी से बड़ा कोई वक्ता नहीं है, उतने बड़े पेमेंट पे कविता पढ़ने वाला कोई कवि नहीं है। उन्होंने केवल एक कॉलेज में पढ़ाया, आम आदमी पार्टी के नेता रहे, उसके बाद अप्रभावित हो उनकी विचारधारा से तो पार्टी को छोड़ा, अब केवल कविताएं पढ़ते हैं और देश में एक चिंतन राम और राष्ट्र का हो उस पर काम कर रहे हैं। वो कहाँ, वो कहीं ना नौकरी कर रहे हैं। आज उनका अपना खुद का चार्टर प्लेन है, अपनी खुद की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो कहीं ना कहीं हमें समय देना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। और परिवर्तन एक दिन तो नहीं आएगा, लेकिन एक दिन आएगा, इस विचार से काम करना है।
नहीं, बहुत अच्छे विचार है और परिवर्तन। एक ये आपने बहुत अच्छा बोला कि स्किल पे काम करे युवा, तो काफी बेटर है, लेकिन युवा इन्फ्लुएंस किससे हो रहा है? मैं अपनी खुद की विचारधारा भी रखना चाह रहा हूँ कि आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और कि युवा जो आज का युवा है वो, मैं चूंकि हमारा एक छोटा सा चैनल है, मैं बड़े बड़े लोगों का नाम नहीं ले सकता, ठीक है, लेकिन आजकल का युवा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे किन से इन्फ्लुएंस हो रहा है? कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों से जिनके पास ना कुछ पढ़ाई की डिग्री, बस लड़ाई और मार काट की बात करके वो बस लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या युवा इन्फ्लुएंस हो रहा है उन लोगों से जो वीडियोस पे नाच रहे हैं। हम यहीं पे बैठे हैं, सोशल मीडियाज देख रहे हैं, मैं कुछ लोगों का तो नाम ले ही सकता हूँ, जैसे कि आप भी देखते हो, कभी सोचते हो कि डॉली चाय वाला, हाँ। महज चाय बेचता है और चाय की धार पे जबान लगाता है, लेकिन लोग देख रहे हैं वो कितना आगे बढ़ गया है। और उनसे देख के आजकल लखनऊ के अंदर इतनी चाय की दुकानें खुल गई हैं, इतनी चाय की दुकानें खुल गई। मैं उस दिन गया था चौक में, मैंने देखा स्पाइडरमैन चाय वाला ठीक है, मैंने दलविंदर चाय वाली देखी है, ये और मैंने वो एक शरबत वाला देखा है, और इतने चाय वाले देख लिए मैंने। मैं ये देख रहा हूँ कि क्या सोच के लोग चाय वाला पे मतलब काम करना शुरू कर रहे हैं कि क्या बनना चाहेंगे। तो ये समस्या को देखते हुए, ये युवा को नीचे जाते हुए देखते हुए, उनका डाउनफॉल देखते हुए, आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? देखो, सबसे पहली बात मैं बताऊं यार, ये हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि हम करना क्या चाहते हैं। देखो, ऐसा नहीं कि हमने गाने नहीं सुनते, हम भी वो गाने सुनते हैं। हम देखो, इस उम्र में हम उस फुहड़ता से भी परिचित होते हैं, और अगर आप परिचित नहीं तो आप जागरूक कर भी नहीं पाएंगे। हमने भी उसको देखा है, लेकिन मैटर ये नहीं करता कि आप किस विचारधारा से काम करना चाहते हैं। अगर आप वास्तव में फुहड़ ही बनना चाहते हैं तो आप उस सही दिशा में आ भी नहीं पाएंगे। लेकिन आप अगर ये सोच लें कि युवा हमसे प्रेरित नहीं हो रहा है तो हम अपना काम करना बंद कर दें, तो नहीं हो सकता ना। हमें तो वो काम करना ही करना है, और ये उनको उनसे मिल करके बताना है ये गलत है। हमें उतनी ही दूर उससे रहने से। एक नशा है ना, नशा सिगरेट पीना, बहुत सारे लोग एक सिगरेट पी के छोड़ देते हैं, दिन उनका बीत जाता है। बहुत सारे लोग 10 पीते हैं। तो हम अगर एक गाना वो सुन लें जो हमें मन को उतनी देर संतुष्टि दे, बस उसको किनारे कर दे वहीं, उसके बाद हम वो मुख्य धारा से जुड़कर काम करें जो हमारे जीवन के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। और ऐसा हो सकता है वो करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण होता है ना कि हम लोग उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हमें आपको थोड़ा और जिम्मेदारी के साथ काम करने की जरूरत है, और मजबूती से नीचे तक जाने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभावित हो रहे हैं चीजों से और सामने आ रहे हैं। और ये आपने जो कहा ना कि लोग उनको देखने वाले ज्यादा हैं, तो मैं सही बताऊं, लोग समाज में फुहड़ता को ही देख रहे हैं। और एक बताऊं, वो उनको देखना नहीं चाह रहे हैं, वो केवल जैसे मैंने देखा, मैंने आपको बताया, आपने उनको बताया, आपने उनको बताया, तो करते 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 चीज वायरल हो जा रही है। वो ऐसा नहीं कि समाज में उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, देखने वाले व्यक्ति को पता है कि नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन होता ना कभी कभी कोई चीज मजे में वायरल हो गई, तो मजे में वायरल हुए लोग हैं। ये दुर्भाग्य है, सोशल मीडिया ने इसे जाहिलों को हीरो बना दिया। लेकिन हम आप मिलकर काम करेंगे तो अच्छा करेंगे इन पर। अच्छा, आप अभी मेरी आपसे जब वीडियो शूट होने से पहले बात हो रही थी, ठीक है, तो हम लोग एक छोटी सी कन्वर्सेशन करते करते हम लोगों ने बात की थी कैसे तेल वेल के चक्कर में वॉर का इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया पे। वॉर के संदर्भ में क्या लग रहा है कि आपको, भाई जो ईरान और इजराइल की लड़ाई चल रही है, उसमें इंडिया पे काफी युवा ऐसे हैं जो ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं? देखो, पहली बात तो मैं बहुत ज्यादा मतलब इन चीजों पे अपनी वैश्विक दृष्टिकोण नहीं रखता हूं, लेकिन जो मैंने महसूस किया पिछले दिनों में, जब ईरान में खामेनेई मारा गया, उसके बाद भारत में एक बड़ा समाज, और डरने की कोई बात नहीं, एक मुस्लिम समाज और शिया समाज के लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमें, लखनऊ में हुआ, कम से कम लाखों लोग सड़कों पे थे, और वो ये कह रहे थे कि हर घर से खामेनेई निकलेगा, तुम कितने खामेनेई मारोगे। कोई कह रहा था खामेनेई हमारा शेर है, वो फिर आएगा, हर घर से इंकलाब का स्वर निकलेगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर मेरे घर में मैंने किसी 10, 15, 20 साल, 25 साल पहले मैं किसी को लाकर अपने घर में रखता हूं, उसको पाल पोस कर बड़ा करता हूं, और जब हमारे घर से और पड़ोसी से लड़ाई हो और हमारे घर का वो व्यक्ति हमारा समर्थन ना करके हमारे पड़ोसी का समर्थन करे, तो गलत है कि नहीं है? आप बताइए, गलत है कि नहीं गलत है? अगर वो बात गलत तो ये कैसे सही हो गए? ईरान का वो डकैत जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ड्रोन देकर ये कहा कि तुम भारत को हराओ, वो जब मारा जा रहा है तब पाकिस्तान के मुसलमान उसका समर्थन कर रहे हैं। ये कौन सी देशभक्ति है भाई? हमने अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद को जिया है, तो अगर हमने अब्दुल कलाम और अब्दुल हमीद को जिया तो उनके विचारों को हम माने ना। भारत में मुसलमानों से हमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो इस विचारधारा से है कि जब ऐसे डकैत मारे जाएंगे तो उनकी बात क्यों करने चले आते हैं भाई? अजमल कसाब आएंगे, हमें नहीं आएगा, ऐसा कोई आतंकवादी आएगा तो उसके प्रोटेस्ट में सामने आते हैं, उसको बचाने की बातें करते हैं। नहीं, सही कह रहे हैं। हम भी यही चाहेंगे कि हर घर से खामेनी ना निकले, हर घर से एपीजे अब्दुल कलाम निकले। हाँ, हम उनके समर्थन में, हमने तो उनके विश्वविद्यालय बनाए हैं, उनकी मालाएं लेकर के उनका प्रचार हो, वो बात हमने सामने आकर कर करी है।
हर घर से एपीजे अब्दुल कलाम निकले, हर घर से भगत सिंह निकले। हाँ हाँ सही बात। ठीक है, अपने देश के लिए निकले पहले, क्योंकि देखिए वो जो एक वो खुद का देश है, वो अपनी जंग लड़ रहा है, वो खुद ना खुद कहीं ना कहीं सक्षम है अपनी बात रखने के लिए। अपने उनके इतनी जनता है, वो खुद ही खामियां इतने निकाल लेंगे, कोई समस्या नहीं। और मैं फिर एक बात जोड़ते बताऊं, ये लोग जितने भी मतलब ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो संविधान से नहीं चलते हैं। उनका एक लीडर है, मतलब वो अगर उनकी लड़ाई छिड़ी है तो वो केवल एक स्वाभिमान की लड़ाई है, तुमने हमको क्यों मारा। भारत स्वाभिमान, मोदी जी देश को चलाने वाले नहीं है। मोदी जी को देश की जनता ने तय करके 5 साल के लिए भेजा है। देश हमारा संविधान से चलेगा। अगर संविधान सुनिश्चित करेगा कि वो केंद्र पर बैठने वाला व्यक्ति योग्य है तभी बैठेगा। ये देश की जनता अगर बैठा सकती है तो उतार भी सकती है। तो हमारे यहाँ किसी के स्वाभिमान की लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई केवल संवैधानिक रूप से लड़ी जाएगी, और जो संविधान के मद्देनजर सही होगा वही देश में होगा। तो मैं बस यही कहूंगा कि अगर हम राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं या इस देश को आगे देखना चाहते हैं, तो हमें जाति धर्म से ऊपर उठ करके संवैधानिक मूल्यों को जीवंत रखना पड़ेगा और उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, जिस कैसे हम आगे बढ़े, कैसे हमारा देश आगे बढ़े। मैं चाहूंगा जो आप बात आपने बोली कविता के माध्यम से बताई थी। देखिए, कविता के माध्यम से क्या बताऊं, अभी आपने जो युवाओं की बात करी, देश और धर्म को बचाने की बात करी, तो एक छोटी सी कविता भी बीते दिनों हमने नवरात्रि मनाई। हम लोग नवरात्रि में व्रत रखते हैं, मैं भी छोटा था तो व्रत रखता था। अभी मैंने एक व्रत उठाया है 4-5 सालों से, एक संकल्प उठाया कि इस देश को बड़ा करना है। और धर्म में इसलिए बार बार कह रहा हूं कि हम ही लोग हैं जो समरसता की बात करते हैं। तो जब मंदिर पे सामने आरती होती तो हम अंत में बोलते हैं कि विश्व का कल्याण हो और सभी धर्मों में समानता हो। तो हमने और हमारे देश के युवा कैसे एक हो, भूखा रहना, एक दिन भूखा रह करके व्रत रख लेना देश और जीवन को बड़ा कर लेना नहीं है। हमारा जीवन कैसे बड़ा होगा। मैंने व्रतों और संकल्पों की माला को कविता में पिरोने का प्रयास किया है, वही मैं आपसे बताना चाहूंगा। मैंने लिखा कि एक व्रत हो सत्यता का, एक व्रत हो त्याग का, एक व्रत हो सत्यता का, एक व्रत हो त्याग का, एक व्रत हो मनुजता का, एक व्रत वैराग्य का, एक व्रत माता पिता के मान का सम्मान का, एक व्रत हो मातृभूमि के लिए बलिदान का, एक व्रत कर्तव्य का हो एक अटल विश्वास का, एक व्रत हो कर्म के प्रति सफलता की आस का, एक व्रत यह अवतरण हो फिर धरा पर स्वर्ग का, एक व्रत हो राष्ट्र के हित प्राण के उत्सर्ग का, एक व्रत हो एकता का, एक व्रत सद्भाव का, एक व्रत प्रत्येक स्थिति में रहे संभाव का, एक व्रत बिस्मिल भगत का चंद्रशेखर बोस का, एक व्रत माँ भारती के लिए हो उद्घोष का, एक व्रत निष्काम माता भारती के नाम हो, एक व्रत निष्काम माता भारती के नाम हो, एक व्रत माँ भारती की आरती के नाम हो, एक व्रत यह कह रहा हो मृत्यु से डरना नहीं है। मतलब लड़ाइयां बहुत कठिन है और हमको लगे कि हम हारेंगे, लेकिन करना क्या है कि एक व्रत ये कह रहा हो मृत्यु से डरना नहीं है यही अंतिम लड़ाई, पर हमें मरना नहीं। बहुत बढ़िया। अच्छा, युवाओं के संग हम लोग जुड़ रहे हैं, युवाओं को हम लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इसमें से बैठ के, ठीक है। मैं आजकल के युवाओं को पर्सनली जैसे देखता हूँ कि भाई ऐसा घर में कोई युवा नहीं जो लाइब्रेरी जाता ना हो। हाँ हाँ, ऐसा घर में कोई युवा नहीं जो प्रेम प्रसंग में ना पड़ा हो। आपका कोई प्रेम प्रसंग है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हैं? नहीं 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 नहीं, चलिए अच्छा, नहीं मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा कोई युवा नहीं जो घर में मतलब प्रेम प्रसंग में ना हो। हाँ हाँ, ठीक है। और कल्चर्स को मतलब एक लिविंग रिलेशनशिप्स और हुकअप कल्चर्स, ऐसे तमाम ऐसे कल्चर्स आ गए हैं कि कई बार तो हम लोग खुद ही भूलते हैं कि हम लोग अभी तक धरती पे ही हैं कि बाहर रह रहे हैं। काफी ऐसे कल्चर है, ऐसा हो रहा है। सही बात नहीं, ऐसा हो रहा है। तो कैसा फील होता है जब आप ऐसे युवाओं से इंटरेक्ट करते हैं, देखते हैं कि यार वो लाइब्रेरी जा तो रहा है, पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, पैसा भी लगा रहा है, लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे भाई। लाइब्रेरी जा रहे हैं लेकिन लड़की बैठी है बगल में, भैया और क्या हाल चाल है, ये सब बातें चल रही है। तो कैसा लगता है, कभी आप इंटरेक्ट हुए ऐसे युवाओं से? अब मैं आपको जो आपने रोजगार वाली बात बोली थी ना, पहले मैं उस बात को यहाँ जोड़ूंगा। मैं हाँ नहीं बोल पाया, असल प्रेम बहुत विवादित विषय है, पर मैं 20-22 साल के लड़के के लिए तो बिल्कुल विवादित है, जो समाज में व्यवस्थित तरीके से काम करने आया हूँ। तो रोजगार के बहुत बड़े आड़े ऐसा विषय आता है, तो अगर आप पढ़ाई करने लाइब्रेरी आए हो तो केवल पढ़ाई पे ध्यान दो भाई। और मेरे भैया हैं, वो अभी पटना रहते हैं, वो मुझसे बहुत पहले एक बात बोलते थे कि देखो सुरांशु, कोई लड़की, कोई चेहरा कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो आपकी माँ से खूबसूरत नहीं हो सकता और आपके लक्ष्य से खूबसूरत नहीं हो सकता है। तो पहले तो हमें उस पर काम करने की जरूरत है। और एक बात यहाँ मैं और जोड़ूंगा कि प्रेम एक पूंजीवादी व्यवस्था है और लड़कियों के सपनों में राजकुमार आते हैं, भिखारी नहीं आते यार। तो इन सब चीजों पे थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है। और जो अभी का जो सीट के बगल बैठने के बाद प्यार है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो प्यार करके आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, अधिकारी बन गए,
तो यार देखो वो उनकी कहानी है, वो रहे, हम वो नहीं है। विवेकानंद जी विवेकानंद थे, सचिन तेंदुलकर थे, कुमार विश्वास है, हम सूर्यांशु हैं, आप हैं। तो हमें जिस लक्ष्य पे हम आए हैं उस लक्ष्य पे काम करेंगे। हाँ, हालिया दिनों में हो सकता है कोई सुंदर चेहरा हमें अच्छा लगे, वो हमारे संघर्ष की यात्रा में शामिल होना चाहे, हम उससे बातचीत करें, हमको लगे कि विश्वसनीय है वो, तो हम उसको साथ रखकर ऐसा मित्र चल सकते हैं। उसके साथ कमरे में सोना, उसके साथ घूमना, लाइब्रेरी छोड़ करके अपने पिता के संघर्षों के उस पैसे को बर्बाद कर देना, ये प्रेम नहीं हो सकता भाई। देखो, अगर आपको पिता ने उम्मीदों से लखनऊ, बाराबंकी, दिल्ली पढ़ाई करने भेजा है, तो हमारा आपका पहला धर्म बनता है कि हम पढ़ाई करें। सुंदर चेहरे आपको आगे मिलेंगे और मिलते रहेंगे भाई, उनकी कमी धरती पे नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ चुके तो सुंदर चेहरा तो आपको लात मार के जाएगा ही जाएगा, और आप अपने लक्ष्य से भी पीछे आएंगे। और यही चीजें देश में रोजगारी, बेरोजगारी का कारण बन रही हैं एकदम, क्योंकि अगर इन चीजों पे हम अटके रहे तो हम उन पे काम कर ही नहीं पाएंगे, समस्याएं आती हैं। और एक बात जोड़ के बताऊं कि देखो, प्रेम करना बुरा नहीं है, लेकिन प्रेम करने के दौरान जो गतिविधियां हो रही, प्रेजेंट वर्तमान की चीजों को अगर हम देख के चलें, ऐसे बहुत सारे उदाहरण इतिहास के हैं। दशरथ मांझी का उदाहरण बहुत जीवंत है, बहुत ज्वलंत उदाहरण है प्रेम को लेकर के, कि उस व्यक्ति ने अपनी गर्भवती पत्नी को बचाने के लिए, जब वो बचा नहीं पाया, उसको बचाने के लिए उसने आधे किलोमीटर का पूरा पत्थर एक छीनी हथौड़ी से काट दिया। वो कोई सरकार के सहारे नहीं बैठा रहा कि हमको कोई तब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार आए उस पत्थर को काटे ना। उस आदमी ने कहा कि अगर मैंने प्रेम किया तो ये लड़ाई केवल मेरी है, और उस व्यक्ति ने पूरी उस लड़ाई को लड़ा और अंजाम दे दिया। तो प्रेम हो तो ऐसा इंकलाब का असर हो, ऐसा ना हो कि कमरे के बाहर कोई दूसरा, कमरे के अंदर कोई दूसरा, फोन पे दूसरा, सामने दूसरा, लाइब्रेरी में दूसरा, कोचिंग में दूसरा, कॉलेज में दूसरा, इंटर कॉलेज में दूसरा। ये चीजें, इनको प्रेम कह ही नहीं सकते हम। तो मैं यही कहूंगा कि देखो, प्रेम करो, लेकिन प्रेम पहले करो तो अपने माँ बाप से करो, अपने लक्ष्य से करो, और उन इष्ट मित्रों से करो जो संघर्ष की यात्रा में आपके साथ हैं। और फिर कह रहा हूं, कोई सुंदर चेहरा आपके साथ बहुत दिन तक रह ही नहीं पाएगा जब तक आपके पास वो आवरण है सुंदरता का, वो पैसे का, वो रौब का आवरण है, नहीं तो रह ही नहीं सकता। हम लोग विश्वविद्यालय पढ़े हैं, मैंने वहां देखा है, बहुत सारे से लोग आए, और आपने मुझे पूछा तो मैं बताऊं, ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन ऐसा मन में बहुत बार आया कि यार, सुंदर लड़की जो किसी दूसरे के साथ, मेरे भाई के साथ घूम रही है, तो मेरे साथ क्यों नहीं घूम रही है। फिर मैंने एनालिसिस किया कि मेरे साथ ना घूमने का कारण यही है कि हम बहुत, मतलब कह सकते हैं कि नीरस से हैं, हमारी बातें बहुत दिन तक किसी को अच्छी लगी नहीं सकती हैं। हम लोग 1-2 दिन तक अच्छी बातें फोन पर कर लेंगे, बनावटी आवरण से लोगों को प्रभावित कर लेंगे, लेकिन जब उसको पता चलेगा कि लड़का हमारी विचारधारा का नहीं है, तो हमको छोड़ देगा वो। तो क्यों ऐसे आवरण में हम रहें। तो हमेशा हम अपनी मूल प्रवृत्ति में रहें, मूल स्वर में रहें, और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। प्रेम सब बढ़िया हो जाएगा जब नौकरी मिल जाएगी तो। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके सुधांशु जी, और हम कामना करते हैं प्रभु से कि आप इतने आगे बढ़े कि आपकी कविता, जब मैं फोन चलाऊं तो मेरे पास अचानक से भैया इनका तो मैं पॉडकास्ट लेकर आया था। चलिए, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद।